नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने की भेंट। सीएम आवास में अजीत डोभाल ने भेंट की। डोभाल की समसामयिक विषयों पर हुई सीएम से चर्चा। तो ये बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की है और ये मुलाकात कई मायनों में खास है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भेंट की है। सीएम आवास में अजीत डोभाल ने भेंट की है। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का स्वागत किया और उत्तराखंड का स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत किया है। तो देखिए, उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट भी है। ऐसे में सीमाओं से लगते पड़ोसी देशों से कितना खतरा हमारे देश को, इन तमाम विषयों पर चर्चा। डोभाल की समसामयिक विषयों पर हुई है चर्चा। राज्य सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से सचिवों के एसीआर लिखने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान जारी कर कहा कि पूर्ववर्ती एनडी तिवारी सरकार में मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार था, तो इस परिपाटी को फिर से लागू करने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है। साथ ही महाराज जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मंतव्य अंकित हो रहा है तो इसी क्रम में मंत्री का भी मंतव्य अंकित होना चाहिए। और वही इस पूरे मामले पर बीजेपी से जुड़े प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठे हैं। तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस एसीआर के मामले पर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। माननीय मंत्री को जो बात लगी होगी कि उनको लगा है कि एसीआर लिखना चाहिए, तो उनकी अपनी निर्णय था। उन्होंने अपने निर्णय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि एसीआर लिखने के विषय को लेकर के जो भी चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट लिख करके अगली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से उस पर आने वाले समय में सुखद निर्णय होगा और निश्चित हमारी सरकार के अंदर सब ठीक है। माननीय मंत्रीगणों के सहयोग से, तमाम संगठन के सहयोग से सरकार बेहतर काम कर रही है। संगठन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये सवाल उठा रही है कि प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है और सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लाल फीताशाही लगातार मनमानी कर रही है। आप देखिए कि चाहे परिवहन विभाग में परिवहन भाड़े में जो बढ़ोतरी हुई थी, तब प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन ना अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया, ना परिवहन मंत्री ने। परिवहन भाड़ा बढ़ा। ऐसा ही आप देखिए कि सतपाल महाराज जी के विभाग में पीडब्ल्यूडी में विभाग का एचओडी बन जाता है और मंत्री को पता नहीं होता है। तो इस प्रकार की मनमानी लगातार हो रही है और निचले स्तर पर हो रही है। सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का खेल लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एक और जहां बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दायित्व की राह में दून से लेकर दिल्ली की टकटकी लगाए दिख रहे हैं। वहीं राज्य सरकार में दायित्वधारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स इस्तीफा देने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। शादाब शम्स यूं तो पद संभालते ही कलियर शरीफ को लेकर दिए गए बयान और जेसीबी चलाकर यूपी स्टाइल में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब इनके सुर बदल गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। दरअसल बोर्ड की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों को देखते हुए शादाब शम्स ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये वक्त बोर्ड की संपत्ति को खाली नहीं करा पाए तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। जनता के बीच में, कलियर के लोगों के बीच में, और कलियर के लोग ये कह रहे हैं जान दे देंगे, जान ले लेंगे, लेकिन साबिर पाक की दरगाह की जमीन, जो मेला क्षेत्र की जमीन है, उसे किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। हजारों लाखों लोग अपने खून से चिट्ठी लिखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तैयार हैं। मैंने भी माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशंक जी से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पत्राचार किया, उनसे भी निवेदन किया है कि करण रिजिजू जी से बात कीजिए, कानून मंत्री जी से, कि हमें दोबारा अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखने का मौका मिले। ये फर्जीवाड़ा सेटिंग गेटिंग के तहत किया गया है। वो जमीन दरगाह साबिर पाक की है, वो जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। और जिस तरह से तमाम जमीनों के ऊपर बाहरी लोगों ने आके अतिक्रमण कर लिया है, इंक्रोचमेंट कर लिया है, कब्रिस्तानों में बैठ गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश की जनता से मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने की अपील की है। नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और समय समय पर उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में युग परिवर्तनकारी मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हो रहे जन कल्याणकारी कार्यों को भी सराहा है। चाहे पानी के घटते जल स्रोतों को पुनर्जीवित किए जा रहे प्रयोगों के बारे में हो, मशरूम के बारे में, उद्यमों की बात हो, पर्यावरणीय सरोकारों की चिंता की बात हो या उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश के लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख हो, एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समग्र दृष्टि से अपनी सभी कार्यक्रमों में पूरे विश्व को समाहित किया है और केंद्र में इस राष्ट्र को उच्चता भव्यता के शीर्ष में आरूढ़ करने के प्रयासों को गति देने का कार्य भी किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम विचारों को सुनें और लोगों को भी कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार। अल्मोड़ा के भैंसौड़ा फार्म को चारा विकास के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। जल्द इसकी कार्य योजना पशुपालन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। दरअसल जिलाधिकारी वंदना ने राजकीय चारा एवं बीज उत्पादन क्षेत्र भैंसावाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस फार्म को चारा विकास के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों को बुलाकर विभागीय गतिविधियों की एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जाए। इसकी एक्शन प्लान में सिंचाई नेटवर्क, तारबाड़, चारे की विभिन्न प्रजातियों के प्रदर्शन, ट्रेनिंग सेंटर, मत्स्य विभाग के माध्यम से मत्स्य तालाब आदि को शामिल करने के लिए कहा गया और वहीं नगरपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर निराश्रित गौवंश को लिए गौशाला को शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बाल आयोग काफी संवेदनशील नजर आ रहा है। पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बाल आयोग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में बच्चों के हताहत होने के बाद बाल आयोग अब काफी चिंतित नजर आ रहा है। बाल आयोग ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसमें बच्चे हताहत हुए थे और वो एक ट्रिगर पॉइंट था हमारे लिए यह सोचने के लिए कि क्या हमारे वही सब संस्थान जहां बच्चे ही रहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, अस्पताल हो गए और कोई भी और ऐसी जगहें जहां बच्चे रहते हैं, उनको लेकर हम आपदा की दृष्टि से कितने तैयार हैं। फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया और उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। शिक्षा विभाग के साथ ये हुआ कि क्या प्राइवेट स्कूल जिनके नक्शा ही पास नहीं है उनको कैसे फायर सेफ्टी का मिलता है। उसमें फायर सेफ्टी डीआईजी ने हमें बताया कि उनके पास सिर्फ एडवाइजरी पावर्स है और उसमें ये हुआ कि प्रशासन की तरफ से उनको प्यूनिटिव एक्शन के लिए कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। रुड़की में मेले में युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि रामपुर चुंगी और मेन बाजार के बीच एक जगह पर ईद को लेकर मेला लगा हुआ था। मेले में युवक पहुंचे थे। युवकों के गुटों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों गुट आपस में उलझ गए और जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर थे। इससे अफरा तफरी मच गई और गंगनहर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उधम सिंह नगर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दंपत्ति समेत इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हाल ही में एक शिक्षक को अपने जाल में फंसा करके उससे 40,000 रुपए ठग लिए थे और पैसों की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी एक शिक्षक ने ITI थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी एक युवती से दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे संबंध गहराते गए। बीते 21 अप्रैल को फेसबुक मित्र के बुलावे पर वो अपनी मित्र का जन्मदिन मनाने के लिए जसपुर खुर्द स्थित रुद्राक्ष गार्डन गया, जहां उसकी फेसबुक मित्र ने संबंध बनाने के मकसद से उसे एक कमरे में वो लेकर के गई और इस दौरान प्लानिंग के तहत युवती के साथ ही अचानक कमरे में आ गए और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के साथ ही 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, युवती के साथियों ने पीड़ित शिक्षक के साथ मारपीट भी की। इस दौरान शिक्षक ने अपने परिचित को बुलाकर के 30,000 कैश और 10,000 गूगल पे से रुपए दिए। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने उसकी स्कूटी, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन भी लूट लिया। पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक के माध्यम से सेक्सटॉर्शन की एक घटना है। पहले हनी ट्रैप कर लिया उस टीचर को, उसके बाद सेक्सटॉर्शन कर लिया, सेक्स के नाम पे एक्सटॉर्शन कर लिया। तो ये बहुत ही हैरतन घटना है। तो हम लोगों को वेकअप कॉल है कि अन्य अनजान प्रोफाइल से संबंध नहीं बनना चाहिए। बहुत जल्दी से दोस्ती से संबंध की तरफ जंप होता है तो ऐसे ही चीज़ें होता है। परंतु आशुतोष और आपका चौकी इंचार्ज पैगा और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में वादी को भी कॉन्फिडेंस दिया, सांत्वन दिया, पुलिस के साथ जो है साथ दिया। बड़ा अच्छे से उन्होंने काउंसलिंग देकर उसके पूरा घटना को अनावरण कराया और सही टाइम पे, टाइम रहते रहते सारे मुलजिम को इन्होंने पकड़ लिया, पूरी गैंग का पर्दाफाश कर लिया। ये देश भर से 4 धाम यात्रा 2023 में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य गाइडलाइन और जानकारी हासिल करने में अब दिक्कतें नहीं आएंगी और इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषा में हेल्थ SOP जारी की गई है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि जन जन तक स्थानीय भाषा में 4 धाम यात्रा की हर छोटी बड़ी जानकारी जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है पहुंच सके, इस दिशा में प्रयास किया गया है। 4 धाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड SOPs जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में SOPs हम लोग जारी कर रहे हैं। अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक दो और भाषाओं में भी हम लोग अभी जारी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने केदारनाथ धाम में बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। तो केदारनाथ में भारी बर्फबारी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ धाम में जमकर के बर्फबारी हो रही है और रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से रोक दिया गया है। बर्फबारी के बीच बाबा के दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ ही रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेज बारिश की चेतावनी जारी करते हुए एवलांच के खतरे की आशंका जताई है। यात्रा सीजन में मौसम विभाग की इस चेतावनी ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर तक भी बारिश और बर्फबारी का असर देखने को मिल सकता है। जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएँ
और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है इनमें जो है अगले 4-5 दिनों मसूरी मॉल रोड में हुए हादसे के बाद डंपर चालक की मौत हो गई और जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। मसूरी में डंपर चालक का उपजिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होने के बाद ग्रामीणों ने चालक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास टिहरी बाईपास रोड पर कुछ देर जाम लगा करके स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम लगने से सड़क के दोनों और वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण माल रोड धंसी है, जिस कारण डंपर गिर गया और चालक की मौत हो गई है। ऐसे में डंपर चालक घर में अकेला कमाने वाला था। वहां उसके घर में 4 छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मांग की है कि परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है वो बहुत दुखद घटना थी। उसी के संदर्भ में अभी पीडब्ल्यूडी के अभियंता भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, लोगों से वार्ता हुई और उसमें जो सहमति मिली है कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है लमसम 5 लाख रुपए दी जाएंगी और 10 + 5 जो है भविष्य में दी जाएंगी। 10 लाख पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में और बाकी 5 लाख के अन्य विभाग भी उसमें हैं, तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी करेंगे। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा 5 लाख है अगर वो नहीं भी हो पाता है तो पीडब्ल्यूडी पूरी जिम्मेदारी लेगी और उस 5 लाख का भी। अभी तक तो हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे बीच हुई है। हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका पूरा परिवार इससे टूट गया है और मैं पूरे जौनपुर क्षेत्र जितने में हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, सम्मानित सभी लोग आए हैं, वो सभी इसी बात पे हैं कि यदि हमारी मांगों को जो कि उचित मांगे हैं उनके परिवार के लोग नहीं मानी जाती है तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बॉडी को यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तब तक हम बॉडी। लापरवाही की वजह से हमारा एक छोटा भाई जो है आज मौत के आगोश में चला गया है और सबसे बड़ी लापरवाही है कि वहाँ तो बहुत बड़ी घटना होती, जैसे जाम रहता है, नीचे से आपके गार्डर पे ऊपर पूरी रोड खोदी इन्होंने। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा कि भाई इतने बड़े ट्रक इसमें चलेंगे तो इसका क्या होगा। उसके बेचारे के घर पे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई करने वाला नहीं है। हमने प्रशासन शासन से ये मांग की और पीडब्ल्यूडी से ये मांग की है कि जब तक उसको उचित मुआवजा और नौकरी नहीं दी जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं आए। मोर्चरी में रख के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जो है हम बॉडी को 1 घंटे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जो इसके जवाबदार लोग हैं, ठेकेदार, नगर पंचायत, एमडीडी, जो भी हमने जिनके प्रति जो भी इसमें जवाबदार लोग हैं, अगर वो समय पर नहीं आते हैं, उन्हें ये भी नहीं कि हम 1 घंटे के बाद उनका इंतजार करेंगे। हम बॉडी को उठाएंगे, लाइब्रेरी चौक पे रखेंगे। हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा जौनपुर यहाँ पे पहुँचा हुआ है और हम ये जिन्होंने ये घोर लापरवाही बरती है उनको आज ये दिखाएंगे कि आपकी घोर लापरवाही का कारण क्या है और इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। ये आज हम उनको। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर के इस बार परिवहन निगम सतर्क है। ऋषिकेश में एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने पहुंच रहे चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। फिट पाए जाने के बाद ही उन्हें 4 धाम यात्रा रूट पर वाहन चलाने की अनुमति दी जा रही है। अभी तक 15 वाहन चालकों को अनफिट पाए जाने पर घर भेजा गया है। आपको बता दें कि एआरटीओ कार्यालय में राज्य के चिकित्सालय ऋषिकेश के द्वारा लगाए गए मेडिकल शिविर में 1600 चालकों की मेडिकल जांच की जा चुकी है। इसमें 15 चालक अनफिट मिले हैं। डॉक्टरों की टीम ने अनफिट मिले 15 चालकों के नामों की जानकारी एआरटीओ कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। मेडिकल शिविर में बैठे फिजिशियन डॉक्टर सचिन भंडारी ने बताया कि ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे वाहन चालकों का पहले मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। जो वाहन चालक फिट मिल रहे हैं उनको ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर जाने की सलाह दी जा रही है। एआरटीओ ने हमको ग्रीन कार्ड के लिए भेजा गया है। हम एसपीएस हॉस्पिटल से आए हुए हैं और हम ड्राइवरों का मेडिकल कर रहे हैं। तो किस तरीके से मेडिकल करते हैं? जी, हम सबसे पहले तो हम बीपी, पल्स और बाकी वेट ये सब चीज़ें देखते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जैसे, तो उनका आरबीएस भी करते हैं ताकि पता चले अभी उनका शुगर मेंटेन है कि नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है जैसे हाइपरटेंशन हो, ये हो, तो दवाई हम साथ में लेके चलते हैं, उनको दवाई दे देते हैं और जो मेडिकेशन में होते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं कि मेडिकेशन में है। हम उसका टायर चेक करते हैं, टायर की कंडीशन कैसी है, लाइटें कैसी हैं उसकी, ब्रेक देखते हैं कि ब्रेक सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाकी बॉडी कंडीशन देखते हैं कैसी है ओवरऑल।
सीटिंग कैपेसिटी देखते हैं गाड़ियों में कितनी है, कितने में पास है, और इसके बाद हम इसकी वो क्या नाम है इसका सामान जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिलेंडर, डस्टबिन बैग, ये सब गाड़ी में होना चाहिए। और इसमें कोई विशेष चेक? और विशेष ऐसा कुछ चेक नहीं है, बॉडी कंडीशन सही होनी है, सीटिंग कैपेसिटी जो लिखी है वो उतनी होनी चाहिए, ओवरलोडिंग ना हो। ग्रीन टैक्स के लिए है या ग्रीन यात्रा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए। खेल विभाग के तत्वावधान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में कक्षा 6 में विभिन्न खेलों में प्रवेश को लेकर के द्वितीय चरण का ट्रायल व चयन संपन्न हो चुका है। कंडोलिया मैदान में आयोजित इस चयन प्रक्रिया में 14 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 10 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें से फुटबॉल में 6, जूडो में और हॉकी में भी 2 बच्चों का चयन किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित बच्चों का मुख्य चयन ट्रायल अब देहरादून में होगा। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को भी चयन ट्रायल को लेकर के 50 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें से विभिन्न खेलों में चयनित बच्चों को मुख्य चयनकर्ता को लेकर रुद्रपुर भेजा जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के कक्षा 6 में बच्चों का प्रवेश ट्रायल लिया गया है यहाँ पे द्वितीय चरण में, जिसमें प्रारंभिक स्तर में कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग किया था, 13-14 बच्चों ने, जिसमें से कि यहाँ से सेलेक्ट होकर 10 बच्चे गए हैं, जिसमें फुटबॉल में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जूडो में 2 बच्चे और हॉकी में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो कि अब चयनित होकर मुख्य चयन ट्रायल के लिए देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएंगे। आज कितने बच्चे और किन किन खेलों में आए हैं? आज खेल विभाग द्वारा आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों की एक स्कीम चलती है, जिसमें कि छात्रावासों में पूरे राज्य स्तर से बच्चों को चयनित करके वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि हमारी पौड़ी गढ़वाल में भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों का चयन ट्रायल चल रहा है, जो कि हम 12 साल से 16 साल के बीच के बच्चों को लेते हैं, और जिसमें अभी तक यहाँ पे कम से कम 50 बच्चे लगभग आए हुए हैं। ऋषिकेश में देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बाइक सवार दंपत्ति और उनकी 12 साल की भतीजी सड़क हादसे की शिकार हो गई और इस हादसे में तीनों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार का रहने वाला शाहबान बाइक से अपनी पत्नी आसमा और भतीजी मिशभा के साथ ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहा था, तभी बीच रास्ते में मोतीचूर के जंगल में फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले ही शाहबान का बाइक से नियंत्रण खो गया और उसकी बाइक बेकाबू होकर के सड़क पर गिरी, तो पीछे से आ रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने तीनों को कुचल डाला। तो एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 12 साल की बच्ची समेत दंपति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया और इसकी वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ये बड़ा हादसा हुआ है। 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है, इसी के साथ साथ दंपति की भी मौत हो गई है। तो लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं और एक और ये हादसा हुआ जिसमें एक रोडवेज बस ने एक बाइक चालक को रौंद दिया। बाइक पर सवार एक महिला और 12 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है, बाइक सवार की भी मौत हो गई है। रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा और अब बड़ा सवाल ये है कि गलती किसकी थी। क्या जो रोडवेज बस थी वो ओवर स्पीड थी या फिर जो बाइक सवार था वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। दोनों ही तरफ से अभी जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।